नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। फिर से एक चर्चा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। हालांकि मुश्किल अभी हम ये दूसरी लहर से पार पाए हैं और अभी ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि हमने दूसरी लहर को शिकस्त दे दी है, लेकिन काफ़ी हद तक दूसरी लहर को हमने कंट्रोल किया है। मरीजों की संख्या कम हुई है, अस्पताल में बिस्तरों की जगह बन गई है, ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ रही है। रेमडेसिविर जिसकी लेकर बड़ा हाहाकार मचा था, उसकी स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल हुई है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी लहर पे हमने थोड़ा सा लगाम लगाया, लेकिन एक गम जाता नहीं और दूसरा आ जाता है। तो फिर से चर्चा है कि इस बार तीसरी लहर आएगी और डरावनी वाली बात यह है, घबराने वाली बात यह है कि कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों को प्रभावित करेगी। खास तौर पर जो 8 साल से लेकर 14-15 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए ये तीसरी लहर बहुत घातक हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ये दर्दनाक मंजर होगा, बहुत ही भयावह और ख़तरनाक स्थिति होगी। क्या इस खतरनाक स्थिति से, क्या इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं? क्या हमारी तैयारियां हैं? क्या हमारे अस्पताल तैयार हैं? क्या अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर हैं, दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं? क्योंकि अभी हमने दवाइयों का बहुत टोटा झेला है, बहुत संकट झेला है, इंजेक्शनों की बहुत मारा मारी है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन तो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। रेमडेसिविर के लिए हम भटके हैं, दर दर की ठोकरें खाई हैं। ऑक्सीजन के लिए हमने सुबह शाम दिन रात एक किया है, हम दूध के जले हुए हैं। क्या सच में हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर तीसरी लहर आई, बच्चों पर आई, तो क्या हमारे पास बिस्तर होंगे? क्या हमारे पास ऑक्सीजन होगा? क्या हमारे पास दवाइयाँ और इंजेक्शन होंगे? क्या हमारे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इसके लिए तैयार है? इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए, इन तमाम सवालों की जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलील भार्गव। हमारे नियमित मेहमान हैं, अक्सर हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में श्वसन तंत्र के विशेषज्ञ हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, और जब से कोरोना आया तब से लगातार कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। लगभग 8 से 10 हज़ार मरीजों का अब तक इलाज कर चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर भार्गव, जैसे कि मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि ये तीसरी लहर को लेकर मन कई ना बार व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। सच्चाई क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, दूसरी लहर आपने जैसा कहा काफ़ी हद तक निकल सी गई है और हम सब ने ही मिलकर उसको जीता है। जो हमने अनुशासन मेंटेन किया, लॉकडाउन में रहे सावधानी पूर्वक, उससे ही निकले हैं। वो तो जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो मरीज आते हैं तो अस्पताल में बेड लगते हैं, ऑक्सीजन लगती है, दवाई लगती है और बाकी व्यवस्थाएं लगती हैं। तो इसका हमेशा यही एक जवाब रहता है कि हाँ, हम सब ने ही मिल के किया है। वो तो जब बीमार होते हैं तो इलाज की ज़रूरत होती है। अब आपका जो अगला सवाल है कि क्या तीसरी लहर आ रही है या आ सकती है, क्या हमेशा आप लोग एक ही बात करते हैं कि कोरोना वायरस का बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको मालूम नहीं कि कब जाके क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि हमने कैसा रुख अख्तियार करेगा, क्या करेगा, किस रूप में आएगा, ये एक बहुत ही अनजाना रहस्य है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोगों के प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाते हैं और कुछ सही भी हो जाते हैं। वो ग्रह नक्षत्र वाली बात छोड़ दूं तो उनकी बात अपनी जगह सही रहती है कि ये नक्षत्र और ये ग्रह में, उसको मैं तो मानने लग गया हूँ। वो जब कहते हैं कि ऐसा घट रहा है, बढ़ रहा है, खैर वो एक बात है। बट साइंटिफिकली आप यदि देखें तो हम लोगों ने सोचा था कि सर्दी के मौसम में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। मरीज कब बढ़े? अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून में बढ़े। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन क्या तीसरी लहर आएगी? ये ऐसा समुद्र की लहरों की तरह है। छोटी लहर, बड़ी लहर आ सकती हैं, छोटी छोटी लहरें आ सकती हैं और उसमें से ही कोई बड़ी लहर भी हो सकती है। छोटी लहर कब बड़ी लहर बन जाएगी, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। Exactly. अगर हमने लापरवाही बरती तो बहुत संभव है कि वो जो छोटी लहर है वो बड़ी बन जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, मैं बहुत सारे विदेशी अखबारों को भी पढ़ रहा था, मैं उन्हें कोट नहीं करना चाहता यहाँ पर, क्योंकि हम अपनी देश की व्यवस्था पर और अपने देश के सूचना तंत्र पर ज़्यादा विश्वास करते हैं बजाय विदेशी अखबारों के। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो जो तीसरी लहर बिल्कुल आएगी और वो जुलाई, अगस्त के, सितंबर के दौरान आएगी और उसका पीक जो है वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक हो सकता है। और ये कहा भी जा रहा है कि उसमें बच्चे प्रभावित होंगे, खासतौर पर छोटे बच्चों से लेकर 14-15 साल तक के बच्चे। क्या इस तरह की कोई आशंका आपको दिख रही है? लहर के समय की आपने जो पहले बात करी, इसमें ये इस पर डिपेंड करेगा। लहर का मतलब क्या कि नंबर ऑफ केसेस एकदम बढ़ गए,
और नंबर ऑफ केसेस कब बढ़ते हैं? जब इन्फेक्शन बढ़ता है। इन्फेक्शन कब बढ़ता है? जब हम लोग नज़दीकी बढ़ जाती है, बाहर हमारा घूमना बढ़ जाता है, पब्लिक प्लेसेस पे हम ज़्यादा लोग इकट्ठे होने लग जाते हैं, सावधानियां छोड़ देते हैं। सिंपल। और जहाँ आपने ये गड़बड़ करी हम सब ने, तो आप देखेंगे इन्फेक्शन रेट बढ़ता है, और इन्फेक्शन रेट बढ़ते ही फिर वो नंबर ऑफ क्या होता है कि 100 केस में से 10 आईसीयू में जाते हैं, और जब 1000 केस होंगे तो 100 आईसीयू में जाएंगे, और जब 10,000 केस होंगे तो 1000 आईसीयू में जाएंगे। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं, और जब नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ेंगे तो पक्का आईसीयू बेड आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। अब आपका दूसरा सवाल कि किस उम्र के लोगों को ये हिट कर सकता है, मैं भी पेपरों में पढ़ रहा हूँ और कुछ वैज्ञानिकों ने भी अपना एक डर जाहिर किया है कि छोटे बच्चों को शायद प्रभावित कर सकती है। भगवान की दया से पहली वेव में बुज़ुर्गों पे हिट किया था, दूसरी वेव में यंग लोग भी हिट हुए, बच्चे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बचे रहे, और बहुत अच्छी बात रही उनकी। अकेले भोपाल में 300-350 बच्चे हैं, आए। हमारे यहाँ भी 200-250 बच्चे हैं। इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ बच्चों की मौत भी हुई है, कुछ थोड़े से बदकिस्मती से ये भी हम लोगों को देखना पड़ा। लेकिन बच्चों में जो वैक्सीन्स लगते हैं बचपन के, और उनकी इनेट इम्यूनिटी, उनकी जो इम्यूनिटी रहती है, वो उनको काफ़ी हद तक बचा के ले जाती है। लेकिन ये तो हुई उम्र की बात और मरीजों की बात। अब जो वायरस है ये अपने आप को, जो इसके बीच में व्यवधान आते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, और उसको म्यूटेशन बोलते हैं। और अभी तक ये बच्चों को हिट नहीं कर पाया। ये उन रास्तों को शायद म्यूटेशन में अपनी जगह ढूंढ ले कि जिससे उनकी इम्यूनिटी को भी क्रॉस कर जाए। तो ये हम लोगों का डर एक है, और भगवान करे ऐसा नहीं हो, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए शायद दवाइयाँ भी इतनी ज़्यादा नहीं हैं, हम उनको वैक्सीनेट भी अभी नहीं कर पाए हैं। तो हमको अपने बच्चों को प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। सर अभी तो बच्चों के लिए कोई वैक्सीन है नहीं है भारत में, तो कहा जा रहा है कि 18 वर्ष से छोटे को वैक्सीन लग नहीं रही है, और ये जो नया म्यूटेंट है ये छोटे बच्चों पर ही आक्रमण करेगा ऐसा बताया जा रहा है। बिल्कुल। अभी तो फिर वैक्सीन अमेरिका में और इंग्लैंड में बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई, तो हमारे यहाँ कब शुरू हो सकती है और कैसे शुरू हो सकती है? इसकी वैक्सीन्स की छोटे बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, इन 3 ग्रुप्स के लिए अभी तक वैक्सीन्स उपलब्ध नहीं थी, हम यूँ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रायल, जो क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, वो अंडर वे थी, मानदंड जो पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो वो चल रही है तेज़ी से, लोग बाग कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि भारत शासन ने कुछ लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करके वैक्सीन्स को ले आए थे, और यदि ऐसी संभावना दिखी तो आगे भी ये किया जा सकता है कि कुछ वैक्सीन्स को थोड़ा सा तेज़ी से उन पे काम करके लिया जाए। मुझे अंदाज नहीं अभी, लेकिन हो सकता है अगले 2-3 महीने में कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएं, जो विदेशों में होंगी वो यहाँ भी अवेलेबल होंगी धीरे धीरे। इंडिया में भी कुछ ट्रायल्स चल रही हैं, तो वैक्सीन्स यदि मिल जाएंगी तो हम छोटे बच्चों को नेचुरली प्रोटेक्शन और थोड़ा बेटर दे सकेंगे, क्योंकि तीसरी लहर से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। बाकी जो हमारे SMS तो है ही, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, ये 3 चीज़ तो है ही, लेकिन वैक्सीनेशन सबसे महत्वपूर्ण हथियार है हमारा। वैक्सीनेशन करवाएं 18 से प्लस, लेकिन सर वो उसमें बहुत सारी परेशानी आ रही है, स्लॉट नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, वैक्सीनेशन की कमी है, जिन लोगों को पहला डोज लग गया उनका दूसरा डोज नहीं लग पा रहा है, इतना प्रोडक्शन हमारे पास पूरे देश में प्रोडक्शन नहीं है, राज्य और सरकारें लड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार दखल दे रही है, केंद्र को कुछ और रेट में वैक्सीनेशन का डोज मिलता है, राज्यों को कुछ और डोज रुपए में मिल रहा है, ये तमाम परेशानियां हैं। हालांकि वो आपका मेरा विषय नहीं है, उसमें देश, समाज और सुप्रीम कोर्ट तक लगे हुए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ भारत में वैक्सीनेशन होना चाहिए था, दुर्भाग्य से वैसा नहीं हो पा रहा है। और आप कह ही रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है, तो हमें ज़रूरत है कि सरकारें, समाज, डॉक्टर और वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन करें, तभी हमारा वैक्सीनेशन हो पाएगा। ईमानदारी से मैं आपको बात कहूँ, हमारे यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शायद विश्व के बेहतरीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में से एक है। देखिए, हमारी एक ही हमारे को बोला गया पलंग कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गए, नहीं, कम नहीं पड़े, मरीज ज़्यादा हो गए आपके, उसके प्रपोर्शन में ये चीज़ें कम पड़ गई। आप क्या समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं गया, खूब बढ़ाया गया, पलंगों की व्यवस्था खूब मल्टीप्लाई करके पलंग भी बढ़ा दिए गए, लेकिन एक साथ यदि मरीज बढ़ जाए तब ये कमी होती है। जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मैं पढ़ रहा था पेपर में, न्यूज़ थी कि इस साल के अंत तक 80-90%, 100% लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रयास किया जाएगा।
आज भी हमने पढ़ा कि 2 विदेशी कंपनियों को सारे Permissions दी जा रही है, बिल्कुल, परमिशन कर दी गई है, नियमों में ढील दी जा रही है। अमेरिका की 2 बड़ी वैक्सीन कंपनियां हैं जो आ रही हैं, रूस की हमारे यहाँ एक आ चुकी है, उसकी खेप आना शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी अभी कहीं ना कहीं जैसे पहले कहा गया था कि 2 सप्ताह बाद सेकंड डोज लगना चाहिए, फिर आपने कह दिया 42 दिन बाद डोज लगना चाहिए, फिर सरकार ने कह दिया कि 42 दूना 84 दिनों बाद लगना चाहिए। तो समझ में आता है कि हमारे पास वैक्सीनेशन का टोटा है, संकट है, कमी है, थोड़ी सी परेशानी है। लेकिन मुझे दिख रहा है अगले 1-2 महीने के अंदर हम इस पे भी काबू पा लेंगे। मेरी दूसरी चिंता का विषय है, मैं आज एक न्यूज़ देख रहा था कहीं, उसमें यह आया था कि एक गांव में 1800 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों ने वैक्सीन कराया। हम तो सारी जनसंख्या के हिसाब से वैक्सीन बना लेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। लोगों के मन को बदलना बड़ा मुश्किल है, लोगों के डर को निकालना, तो उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। डिजाइनर न्यूज़ वही प्रयास कर रहा है। मैं आज आपको इसीलिए लेकर आया हूं, और आपने भी कहा कि बचने का तरीका एक ही है, वैक्सीनेशन। मैं फिर कहूंगा अपने दर्शकों से कि अगर आपने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहला डोज लगवा लिया तो दूसरा लगवाइए, और एक भी डोज नहीं लगाया तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी न केवल आपको वैक्सीनेशन हो, आपको टीका लगे, बल्कि आपके परिवार में, दोस्त, समाज में जितने भी लोग आपसे संबंधित हैं उन्हें प्रेरित कीजिए, उन्हें ले जाइए, उनका वैक्सीनेशन करवाइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बच्चों की बात जो चल रही थी उसमें मेरा एक सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि एक फ्लू का टीका भी आता है, अगर वो अभी हम बच्चों को लगवा लें, बहुत सारे पीडियाट्रिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ अपने पेरेंट्स को ही कह रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को ही कह रहे हैं कि आप ये वैक्सीनेशन लगवा लीजिए, क्या वो उपयोगी रहेगा अगर हम हमारे बच्चों को भी वो फ्लू का टीका लगवा लें? अच्छा, वो फ्लू का टीका कितने साल की उम्र तक लगना चाहिए, कितने डोज लगना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बता दें। फ्लू का टीका ये एडल्ट्स में भी लगता है, बच्चों में भी लगता है, और फ्लू का टीका हर वर्ष में लगता है, और उसका सही टाइम रहता है जुलाई-अगस्त के आसपास, क्योंकि नए वायरसेस के जो स्ट्रेन्स आते हैं उनके हिसाब से हर वर्ष लगाया जाता है उसको। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ है छोटे बच्चों में भी लगाया जाता है। बड़े लोगों का तो मुझे पूर्ण जानकारी है कि ज़्यादातर एडल्ट्स में हम लोग 60 साल के ऊपर में और बाकी लोगों में भी लगवाते हैं। लेकिन उस फ्लू के टीके से कोविड की या कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का कितना प्रोटेक्शन होगा ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मतलब मुझे मालूम नहीं, किसी को नहीं मालूम, अभी आगे देखा जाएगा, वक्त बताएगा, क्योंकि पिछली बार भी फ्लू वाले टीके वाले बहुत सारे लोग थे। हाँ, लेकिन यदि फ्लू का टीका हमने लगवा लिया, इन्फ्लुएंजा का टीका बच्चों को भी, बड़ों को जो भी जिस डोजेज में या जिस उम्र में लगना है, तो उससे उनको कम से कम इससे बच जाएंगे, और हम एक सर्दी जुकाम खांसी से बच जाएंगे, उससे बच जाएंगे, और हम उससे होने वाले ओवरलैप से, उस कन्फ्यूजन से अपने आप को बच सकेंगे। तो उससे कोविड बचेगा या कोरोना वाला अटैक नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उस चीज को तो हम रोक सकेंगे, इन्फ्लुएंजा को। सर, एक बात ये बार बार पढ़ने में आ रही है, और इस मामले में अमेरिका ने तो सार्वजनिक तौर पे ये कहा है कि चीन ने जो है वो प्रमाण नहीं दिए कि ये प्राकृतिक वायरस है। उसने कहा कि वुहान लैब से बना है, इसके पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं पाया। इजराइल ने अपने कुछ सबूत दिए, और इजराइल ने कहा है कि वो वैज्ञानिक और वो रिसर्च नहीं मिल रही है जहां से ये सिद्ध हुआ कि पहला वैज्ञानिक, वो पहला डॉक्टर जो इससे प्रभावित हुआ था। और जर्मनी ने भी कहा कि साहब ये कोई पता नहीं चला कि चमदागढ़ वाला जो उनका मार्केट है, इसको वेट मार्केट कहते हैं, वहां से ये फैला निकल के आया। तो मतलब संदेह ऐसा जाहिर किया जा रहा है, अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है इसलिए मैं इस मंच से नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, और लगातार इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह का संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि जो ये म्यूटेशन है, ये जो वायरस है, ये विषाणु है, ये एक तरह का जैविक युद्ध है, चीन द्वारा निर्मित युद्ध है। और हमारे नेता तो कह रहे हैं कि मोदी जी को बदनाम करने के लिए चीन ने भेजा है, और इस भारत को तबाह करने के लिए, भारत के चीन के 2 ही दुश्मन है, अमेरिका और भारत, उनको परेशान करने के लिए भेजा गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या ये सच हो सकता है? एक डॉक्टर होने के नाते, चूंकि एक साइंटिस्ट, आप थोड़ा सा एक साइंस विजन भी है आपके पास, आपको क्या लगता है? देखिए साहब, मैं काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ कि जो अगला विश्व युद्ध होगा वो गोलियों से और मिसाइल से नहीं लड़ा जाएगा, वो इसमें का ही कोई जैविक युद्ध होगा, विषाणु युद्ध होगा, वायरस वार होगा, मतलब कुछ बायोलॉजिकल वार होगा। इसलिए हम सबका डाउट वहाँ पे बार बार घूम के जा रहा है। आप इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली हम सब ने देखा था, वुहान से स्टार्ट हुआ था ये, और उसके बाद फिर फैल के पूरे विश्व में फैला है। तो
आप माने न माने, दिखता तो है लॉजिक से हमको कि कहीं ना कहीं से ये इसमें कि चाइना की किसी कंट्री से निकला है। अभी मैं नहीं कह चाइना सकता, के एक शहर से निकला है, वुहान से सॉरी निकला है। चाइना के एक शहर से निकला है। अभी कोई इसको प्रूव नहीं कर पाया। अमेरिका और बाकी सारी कंट्रीज इसको देख रही हैं, WHO खुद इस पर रिसर्च कर रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो सचमुच लेकिन उसमें ये भी एक पॉइंट आया सर कि चीन उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, चीन उस रिसर्च को सपोर्ट नहीं कर रहा, और उसमें चीन योगदान अमेरिका के उत्पन्न जो कर सर रहा वो है। जानकारियां चाह रहे हैं, जो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है, इजराइल ने जो जानकारियां मांगी है, जर्मनी और फ्रांस ने तो मुकदमे लगा दिए, उन्होंने जो जानकारियां मांगी, चीन वो जानकारियां दे नहीं रहा है। मेरे ख्याल से अगले 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये रहस्य शायद खुल सकेगा, लेकिन इससे सचमुच इनकार नहीं किया जा सकता। चीन हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बायोलॉजिकल वॉर हो सकता है। इसमें की चीज़ें सडनली कहाँ से आ जाती हैं, क्यों आ जाती हैं, 1 वेव 2 वेव 3 वेव क्यों आ रही हैं? और आप देखिए इसने क्या डैमेज किया है हमारे युवा वर्ग को। हमारे मृत्यु दर बढ़ गई, हमारे यहाँ काफ़ी सारे लोगों की डेथ्स हुई, हमारा इकोनॉमी खत्म हो गई। इकोनॉमी खत्म हो गई। पर मैंने सवाल इसलिए किया, पूरा प्रसंग लाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जानना चाहता हूं आपसे, और ये जोड़ देकर कह रहा हूं कि अगर ये मानव निर्मित वायरस है तो हो सकता है कि अगली तीसरी लहर बच्चों के लिए बनाकर भेजी गई हो, और वो षड्यंत्र जो विश्वव्यापी षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत भारत पर हमला किया जाए और बच्चों के लिए ये एक वायरस बना दे, तब हमारी चिकित्सा विज्ञान क्या करेगा? पक्का इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि निर्मित है, म्यूटेंट है या कहाँ से आ रहा है। हमारे पास इसके पहले भी आए थे, इबोला आया था, लकीली हमारे पास आने के पहले रुक गया। इबोला अमेरिका में काफ़ी अटैक और नुकसान करके गया। एक्चुअली होता क्या है कि डेथ्स तो एक अपने आप की मुसीबत है ही, हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाता है पूरा का पूरा, हम परेशान हो जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, पिछले 1 साल में आम बीमारियों को हम लोग उतने अच्छे तरीके से, टीबी, हार्ट अटैक या और दूसरी बीमारी, कैंसर है, किडनी है, मतलब इन मरीज बेचारे परेशान हो रहे हैं, या प्लांट सर्जरी नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रहे। तो ये हमारा स्वास्थ्य सिस्टम पे इतना ज्यादा लोड आता है, और लक्ष्य जो है सर वो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। कहीं ना कहीं वो तो है ही। आप देखिए कि अमेरिका की सारी बड़ी कंपनियां, चीन के उद्योगपतियों ने, बहुत सारी बड़ी कंपनियों को चीन के उद्योगपतियों ने टेक ओवर कर लिया, या उसमें उनकी शेयर बढ़ गए। बिल्कुल। तो ये 2-3 चीजें जब मिलकर आती है तो संदेह गहराता है, संदेह गहराता है। और चूंकि हम दोनों उस फील्ड के नहीं है, इसलिए हम कमेंट नहीं कर सकते, अपना अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपसे जैसा बोला कि आगे आने वाले वक्त में इस रहस्य पे से पर्दा पक्का उठेगा। अगर ये म्यूटेंट मानव निर्मित हुआ और उस तरह से बच्चों को घेरने के लिए ही बनाया गया हुआ और बच्चों को इफेक्ट करने का, तब हमारी तैयारी क्या होगी? क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्या एमवाई में या चाचा नेहरू में इतने बिस्तर, इतने डॉक्टर, इतनी नर्सें, इतने अस्पताल, इतने इंजेक्शन, ये तैयारी है क्या? क्योंकि आप सिस्टम के आदमी हैं, आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, कमिश्नर साहब के साथ, कलेक्टर साहब के साथ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे पास चाचा नेहरू में पहले बच्चों के लिए 100 पलंग चाचा नेहरू में, और एमवाई में भी करीब 150-200 पलंग हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके 300-400 पलंग तक ले जाया जा चुका है। एमटीएच में आपने एक चीज़ देखी होगी, बच्चा अकेला नहीं रहता, उसके साथ माँ भी रहेगी। तो एमटीएच में जच्चा बच्चा, माँ और बच्चे दोनों की रहने के हिसाब से 200-300 पलंग है। खाली 1 साल के बच्चे तक के लिए छोटा पलंग लगता है, बाकी तो एडल्ट पलंग को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 1000 पलंग कोविड के लिए हम लोगों ने रिजर्व करके रखे हैं, लेकिन इसको कभी भी बढ़ा के 1,500-2 हज़ार पलंगों तक ले जाया जा सकता है। आपका जो डर या जो परेशानी है वो सभी लोगों की, हम सबकी भी परेशानी है, शासन की भी परेशानी। इस पर मंथन करके इस पर काम करना चालू कर दिया गया है। पलंग, मशीनें, मॉनिटर्स आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी अगले आईसीयू उसके हिसाब से तैयार हो जाएंगे, छोटे बच्चों के वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंसेस। पर एम्बुलेंस तो हमारे पास है ही नहीं, कोई ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस, बच्चों के लिए एम्बुलेंस है ही नहीं हमारे पास। एम्बुलेंस यही चलती है, बच्चों की एक स्पेशल एम्बुलेंस आती है मध्य प्रदेश में, केवल एक ही सुल्तानी अस्पताल भोपाल में। आज ही चर्चा हुई थी इस पे, और इसके लिए भी ऑर्डर्स हो रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपको छोटे बच्चों के एम्बुलेंसेस भी दिख जाएंगी। वैसे अलग से कुछ ज्यादा एम्बुलेंस में नहीं लगता, छोटे बच्चों के वेंटिलेटर बस छोटा सा वेंटिलेटर लगता है उनको, और कुछ नहीं लगता उसमें। तो उसके लिए क्या तैयारी है आपका? वो सब व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि नर्स जो होंगी या जो उसके लिए कुछ जो बच्चों की नर्सें अलग होती है, बच्चों के डॉक्टर्स अलग होते हैं, वो कैसे मैनेज होगा? जो स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी भी ट्रेनिंग लगातार की जा रही है, और ये उनको, जिससे कि छोटे बच्चों में आने वाली परेशानियों को हैंडल किया जा सके। तो ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग बढ़ाई जा रही है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करी जा रही है। तो पहली बात तो भगवान करे ये विपदा आए ही नहीं हमारे बच्चों पे, और आएगी तो हम लोग इसको हैंडल करने का प्रयास करेंगे। सर, पिछला अनुभव हमारा थोड़ा सा खराब है। एक बार रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचा, लाइनें लगी, हमने देखा।
मिल नहीं पाया, ब्लैक मार्केटिंग हुई, नकली लग गए, नमक के रेमडेसिविर लग गए वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद ब्लैक फंगस आया तो हम अभी तक परेशान हैं, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के लिए। और परिजन ये कह रहे थे कि आप हमको गोली मार दो, जेल में डाल दो, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमको ब्लैक फंगस के इंजेक्शन चाहिए। नहीं है हमारे पास, आज तक नहीं है। आज भी मेरे पास कुछ फ़ोन आए थे कि अगर वो इंजेक्शन मिल जाए ब्लैक फंगस का, मरीज हमारे भर्ती है और ना इंजेक्शन लग रहे हैं ना ऑपरेशन हो रहे हैं। बच्चों को अगर ये हुआ, भगवान ना करे, फिर भी अगर ये हुआ तो कुछ इंजेक्शन या विशेष उस तरह की लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन से होंगे, क्या तैयारी है दवाइयों की हमारे पास? जी हाँ, मतलब बच्चों के जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स और जो मेडिकल कॉलेज की टीम है, जो इनके इलाज के लिए जिन दवाइयों की आवश्यकता है उनका प्रोक्योरमेंट चालू कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपसे फिर कहा था, एम्फोटेरिसिन जो इसका इंजेक्शन रहता है फंगस का, ब्लैक फंगस का एक्चुअली इतने लगता ही नहीं है। तो जब जो चीज़ लगती नहीं है उसको एकदम कोई बना, साल भर में 2000 नहीं बिकते। मुझे एक मेडिकल वाले ने बताया था मुझे कि प्रतीक जी साल भर में 2000 नहीं बिकते, और आज आपको एक दिन में 2-5 हज़ार लग रहे हैं इकट्ठे। तो इसलिए वो चीज़ की कमी हो रही है। और आप चाहेंगे अगले 1-2 दिन में आपको दिखेगा कि वो व्यवस्था भी तेजी से की जा रही है, उनकी सर्जरी की व्यवस्था। इंदौर में बनने लग जाएंगे, वो बन रहे हैं, 15 तारीख से इंदौर में बनने लग अपन बाहर से जो बनते हैं दूसरी जगहों से, वहाँ से भी उनको प्रोक्योरमेंट शासन के द्वारा और मेडिकल कॉलेज के स्तर पर किया जा रहा है। आप मानेंगे नहीं, MY की OT में प्रतिदिन 18 से 20 एंडोस्कोपी एवं सर्जरी की जा रही है, जो साल भर में 2-4 करने की ज़रूरत पड़ती थी, बट पूरी की पूरी टीम लगी हुई है। तो सारी आपदाओं विपदाओं के बावजूद मेडिकल कॉलेज और साथ में पूरा शासन, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि जो मुसीबत आ गई है उससे एक हद तक थोड़ी राहत दिलाई जाए और बाहर निकले। हड़ताल ने शायद मामला बिगाड़ दिया, थोड़ा सा परेशानी आई, लेकिन हमारे यहाँ के जो असिस्टेंट सर्जन्स और बाकी जो जूनियर स्टाफ और जो सीनियर फैकल्टी है, वो सारे लोग, इलाज में कोई कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। उतने ही ऑपरेशंस आज भी हुए, उतने ही कल हुए थे और कल भी होंगे। तो ये ज़रूर सब चल रहा है, इंजेक्शंस आ जाएंगे, राहत मिलेगी। आप मानेंगे नहीं, हमारे यहाँ की जो क्योर रेट या सक्सेस रेट है काफ़ी अच्छी है दूसरी जगहों के कंपैरिजन में। अब मरीज यदि 350, 450 एक साथ आपके यहाँ भर्ती हों यदि, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना लोड होता है, बट फिर भी उसको कवर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सर ये एक बात तो तय है कि अगर ये बीमारी जिसके लिए मैं आपसे चर्चा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर, बच्चों में आई और बच्चों के समय में अगर इस तरह के इंजेक्शंस नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली या बिस्तर नहीं मिले, तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। क्योंकि लोग अपना दर्द को सहन कर सकते हैं, अपने बच्चे को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। मैं मानता हूँ, बिल्कुल। छोटे बच्चे हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण और प्यारे हिस्से होते हैं, और जो दवाइयाँ लगेंगी और जो व्यवस्थाएं, मशीनें लगेंगी, उनके लिए मेडिकल टीम ने ऑलरेडी प्लानिंग करके और प्रोक्योरमेंट के लिए सारा काम चालू कर दिया। पर आप कोई सलाह उन बच्चों के पालकों को दें, पेरेंट्स को दें जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि भले ही वो 2 महीने 3 महीने से नवजात बच्चे से लेकर 15-16 साल तक की जो बच्चे हैं, उन्हें कुछ बताएं कि किस तरह से अपने बच्चों को और खुद को रखें ताकि बच्चों को कम से कम इसका असर हो सके। 1 साल के बच्चे तो घर से बाहर यूजुअली नहीं निकलते, यदि हम खुद लेके निकलते हैं तो ही उनको घर से बाहर जाने का मौका आता है। तो अपने बच्चों को जब लेके जाएं तो ध्यान रखें कि आप कम से कम उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर के पास ले जाना है, वैक्सीनेशन, यही 2 चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे को लेके जाने की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा अगले 6 महीने जब तक वैक्सीनेशन इत्यादि नहीं हो जाए, अपने बच्चों को घर में रखें। इससे बड़े बच्चे मैंने देखा कि वो घर से बाहर बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, पूरे मोहल्ले भर में सबसे मिले आएंगे, मोहल्ले में खेल लेंगे, साथ में खेलेंगे, में चले जाएंगे, तो कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, वो टाउनशिप में घूमते रहते हैं। कैसे उनको रोके मुझे मालूम नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे मास्क बड़े सुंदर से रहते हैं। यदि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही पड़े तो मास्क लगा के जाएं, उनको ट्रेनिंग दें। मैं देख रहा हूँ आजकल बच्चा हर जगह से, अपन एक वीडियो देखते हैं, हाथ लगा के सैनिटाइजर ढूंढने की कोशिश करता है, 1 साल का बच्चा भी। तो उनमें वो अपन प्रैक्टिसेस उनको डेवलप करें, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएं। विटामिन्स का उपयोग, खासकर विटामिन C एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और विटामिन D, छोटे बच्चों को भी धूप में, हल्की सी धूप में रहना चाहिए। विटामिन C हम सब जानते हैं आजकल अच्छी तरीके से कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये 2 चीज़ों का कम से कम ध्यान रखें। बच्चे सर ना तो फल खाना पसंद करते हैं, हरी सब्जियां तो बिल्कुल छूते नहीं हैं, दाल वाल से उनको चिड़ोती हो रही, तो बस वही चाहिए मैगी, पास्ता, पिज्जा। तो अब ऐसे बच्चों के लिए भी विटामिन C की ड्रॉप्स भी आती हैं। विटामिन C च्यूएबल जो टैबलेट्स रहती हैं, वो खट्टी मीठी रहती है, बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो उसको ले लें, क्योंकि हमारे हाथ में 2 ही चीज़ हैं, उनके वैक्सीनेशन लग जाए, इन्फेक्शन रोक लें, और उनकी प्रिवेंशन। मम्मियाँ भी कुछ अलग अलग तरीके से बना के उन्हें मैगी में ही डाल के सब्जियां खिला दें, या जरूरत पड़े तो उनके लिए कुछ
टेस्टी सप्लीमेंट्स देने नेचुरल की फूड्स और नेचुरल सब्जी भी खिलाने की कोशिश करें, जरूर करना ताकि- चाहिए, क्योंकि हमको यदि बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना ही सबसे अच्छा तरीका और है। मैं यहाँ पे ये भी सलाह दूंगा कि बड़े लोगों को अपना वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। अगर सारे बड़े लोग वैक्सीनेशन करा लेंगे, क्योंकि बड़े लोग ही बाहर जाते हैं और बाहर से वायरस लेके घर में आते हैं, तो बच्चे अपने आप सुरक्षित हो मैं जाएंगे। आपको एक बात आपने बड़ी अच्छी रेस कर दी है, हमने वैक्सीन लगा लिया तो हम प्रोटेक्ट हो गए, और हमको यदि इन्फेक्शन होगा तो खतरा कम है, लेकिन हम कैरियर नहीं होंगे, इससे कोई आपको मना। आप यदि जा रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन होगा और आप अपने से दूसरों को बांट सकते हैं इनफैक्ट। सो द पर्सन्स हु आर वैक्सीनेटेड, उनको वो कैरियर्स हो जाते हैं। कैरियर मतलब उस इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने बच्चों को बचाना है तो आप खुद उन जगह जाने से बचें जहाँ पर इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि आप जब घर में आएंगे तो या तो घर में आएँ आप बाज़ार से या ऐसे भीड़ भरी जगहों से, तो नहाएं, कपड़े बदलें, फिर बच्चों के साथ बैठें उठें, हैंडलिंग करें उनकी। ये छोटी सी बात है, लेकिन हम शायद बच्चों को इनफैक्ट इसी तरीके से करेंगे। तो बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी बड़ों की भी है कि वो बिल्कुल। बड़े भी बच्चों को बचा के रखें, कोशिश करें कि बच्चे बाहर ना जाएं। अभी स्कूल बंद हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि परीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल होती है, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे घर में रहें, सुरक्षा के साथ रहें, मास्क के साथ रहें, क्योंकि सबसे भारी वो जनाजे होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। देखते रहिए DZN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।